दोस्तों आज के सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं अरिथमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट और स्पेशल चैप्टर जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट। दो ऐसी चीजें जो इस चैप्टर को सबसे स्पेशल बनाता है वो एक है कि इसके सवालों को सॉल्व करने के लिए जितने अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं, कोई और चैप्टर में इतने मेथड्स आपको नहीं मिलेंगे। और दूसरा जो है, आप इतने मेथड्स होने के बावजूद भी एक भी मेथड में इन सवालों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे दुख भरी बात है। लेकिन मेरा कोशिश आज पूरा रहेगा कि ये सेशन देखने के बाद कोई भी ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगा। आप लॉजिकली फॉर्मूला डाल के, मेथड लगा के, ट्रिक डाल के, मतलब वैरायटी वेज में कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और हमेशा की तरह वन वीडियो वन चैप्टर जो हमारा सेशन चलते आ रहा है, वहां का स्पेशलिटी ये है कि हम हर क्वेश्चन को अलग रखते हैं। हर क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली नया सीखने के लिए मिलता है, तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिए क्योंकि हमने हर क्वेश्चन अलग अलग लिया यहां पे। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कौशिक मोहंती, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर डिफाइनर। तो सबसे पहले बात हम करते हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, जिसको आप चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको हम थोड़ा रिलेट कर देते हैं सिंपल इंटरेस्ट के साथ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जब बात आती है सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो किसके ऊपर लगता है? सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर लगता है, मतलब मूलधन जो कि आप स्टार्टिंग में देते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, ये चीज थोड़ा बदल जाता है। यहां पे जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के ऊपर नहीं लगता सर, इंटरेस्ट के ऊपर लगता है। हमें पता है शुद्ध मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। भाई इससे थोड़ा अच्छा डेफिनेशन लगेगा अगर हम कहेंगे कि इंटरेस्ट किसके ऊपर लगता है? अमाउंट के ऊपर लगता है। और जब मैं अमाउंट को तोड़ूंगा तो अमाउंट का मतलब क्या होता है भाई? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब आप अपनी जगह सही है कि सर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन एक चीज आप गलती से भी मत भूलिएगा कि प्रिंसिपल के ऊपर तो कंफर्म मिलता ही है, एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। मतलब ऑन ए होल अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यहां तक क्लियर है? अब डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपको छोटा सा चीज आपको बता दूं कि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट में 100 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो वहां पे मुझे क्या होगा? तो मैंने 100 रुपीज बैंक को दिया, बैंक मुझे 10% का इंटरेस्ट किसके ऊपर देगा? अपने जो सम है मतलब प्रिंसिपल के ऊपर। मतलब 100 रुपीज पे 10% का इंटरेस्ट बैंक मुझे पहले साल देगा, तो टोटल मेरे अकाउंट में कितना हो जाएगा? 110। जब सेकंड ईयर की बात आती है तो स्टार्टिंग में मेरे पास है इतना, लेकिन बैंक अभी भी मुझे 10% देगा। और किसके ऊपर देगा? वही 100 के ऊपर, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलेगा और कभी चेंज नहीं होगा। तो अब भी 10 मिलेगा, फिर हो जाएगा कितना? 120। 120 में दिमाग मत खर्चा कीजिए, अब भी कितना मिलेगा? 10 मिलेगा और कितना हो जाएगा? 130। इतना तक क्लियर है? बट जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में वही 100 रुपए वही 10% के रेट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो वहां पे चेंजेस क्या आते हैं? मैंने दिया बैंक को कितना? 100, बैंक मुझे 10% किसके ऊपर देगा? सर अमाउंट के ऊपर। लेकिन पहले साल मेरा अमाउंट मतलब क्या? यही है ना, जो पैसा हमने बैंक में रखा हुआ है, टोटल को ही तो अमाउंट कहा जाता है। तो टोटल अभी 100 है, तो पहले साल में 10% 100 के ऊपर मिलेगा, यानी कि कितना रुपए मिलेगा? 10 रुपए। तो टोटल मेरे बैंक के अकाउंट में कितने जमा हो जाएंगे? 110। इतना तक क्लियर है? दूसरा ईयर स्टार्ट हुआ 110 के साथ, अब भी मुझे कितना परसेंट मिलेगा? 10% मिलेगा। लेकिन 10% किसका मिलेगा? 110 का मिलेगा। क्यों? हमने क्या कहा? इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर होता है। अमाउंट क्या होता है भाई? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या फिर मतलब आसान भाषा में जो टोटल आपका रुपया बैंक के पास है उस टोटल के ऊपर मिलेगा। तो 110 का 10% अगर मैं बोलूं तो कितना आएगा? 11। तो टोटल मेरे अकाउंट में 121 बन जाएगा। अब 121 मेरे बैंक अकाउंट में थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में है, अब भी कितना मिलेगा? 10% ही मिलेगा। लेकिन किसके ऊपर? टोटल मेरे पास जितना भी है, कितना है? 121। इसका 10% कितना होगा? 12.1। तो टोटल मेरे अकाउंट में कितना बन जाएगा? 133.1। इतना तक क्लियर है? अब यहीं से कुछ चीजें आपको जो सीखने हैं वो बता देते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए आपका देखिए 10-10-10, मुझे 10 से मैटर नहीं करता, हर साल आपका क्या रहता है? सेम रहता है। क्लियर है? लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट एवरी ईयर वेरीज, वो हमेशा क्या करता है? वैरी करता है। और साथ ही साथ जो सेकंड पॉइंट नोट डाउन करने वाली यहां पे है, वैरी कर रहा है क्या? घट रहा है क्या? कभी कम नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा? बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा डिफरेंट होता है और हमेशा इंक्रीज करता रहता है। यहां तक क्लियर है? दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, पहले साल के लिए आपका सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपए था, दूसरे साल के लिए मतलब पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट भी 10 रुपए था। मैं 10 से मैटर नहीं करता, मुझे क्या मैटर करता है कि पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहते हैं। दूसरा चीज, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है हर साल के लिए, कंफर्म। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा वैरी करता है और बढ़ता रहता है, कंफर्म। पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहते हैं, कंफर्म। और आगे जब भी बढ़ता जाएगा तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, वो सिंपल इंटरेस्ट से क्या होगा? ज्यादा होता जाएगा। इतना ही था आपका चीज। अब थर्ड पॉइंट बस इंपॉर्टेंट बता दें, हमने
हमने अमाउंट के ऊपर तो आपको सिखा दिया कि ये जो सेकंड ईयर में 11 रुपए का इंटरेस्ट मिला है वो उसके पिछले साल के अमाउंट के ऊपर मिला होगा। 12.1 जो इंटरेस्ट, ये भी एक क्वेश्चन आज करवाएंगे, 12.1 का जो इंटरेस्ट थर्ड ईयर में मुझे मिला वो किसके ऊपर मिला? सेकंड ईयर के अमाउंट के ऊपर मिला। 11 रुपीस का जो इंटरेस्ट मुझे सेकंड ईयर को मिला वो उसके प्रीवियस ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर के अमाउंट के ऊपर मिला। मतलब जिस साल आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो टोटल उसके प्रीवियस ईयर के अमाउंट के ऊपर मिल रहा है। ये तीसरा पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट था। अब थोड़ा इसको तोड़ के देखते हैं। हमने तो अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगाना सीख लिया, सर ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है? अब अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखें, सब कुछ गंदा वंदा हो गया, बस देखते जाइए, नजर डालते जाइए। तो 110 110 बन गया। 110 में ये जो 11 आया है ना, या तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इस 110 का 10% आया है, ऐसा कह सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप कह सकते हैं कि इसका जस्ट प्रीसीडिंग ईयर का प्रिंसिपल कितना था? 100, उसका 10% मतलब 10 रुपीज आया होगा। इसके प्रीसीडिंग ईयर का इंटरेस्ट कितना था? 10, उसका 10% आया होगा यानी कि 1। तो इससे मुझे मिला 10 रुपए, इससे मुझे मिला 1 रुपए, 10 + 1 कितना हो गया? 11। तो यही कह सकता हूं कि अमाउंट के ऊपर जो मिल रहा है वही हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के ऊपर। तो और कंफ्यूज होने वाली बात कुछ नहीं है। इतना अगर आपका क्लियर हो गया तो अब लगभग हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म, और कुछ नहीं है। लेकिन खत्म होने से पहले आपको एक और चीज ध्यान देना होगा जो कि इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम आपसे कभी भी पूछे कि कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, तो कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होता है P होल इंटू 1 + R/100 टू दी पावर T। और हम हमेशा की तरह लॉजिक बताते आए हैं, आज भी बताएंगे कि ये जो फॉर्मूला आया, कहां से आया, क्यों हुआ, सब कुछ आपको मिलने वाला है इसी सेशन में, फिक्र मत कीजिए। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू P यानी कि प्रिंसिपल होल इंटू 1 + R/100, R यानी कि रेट और T यानी कि टाइम। क्लियर है? ये तो आपको पता ही होगा। अब ये अमाउंट है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट का बस एक ही डेफिनेशन याद रखिए, आप जितना देते हैं और जितना आपको वापस मिलता है, वो जितना एक्स्ट्रा वापस मिलता है वही एक्स्ट्रा को इंटरेस्ट कहा जाता है। तो आपने दिया था प्रिंसिपल, लेकिन आपको मिला बढ़ के अमाउंट, तो एक्स्ट्रा कितना मिला? अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करने के बाद जो रहेगा वही इंटरेस्ट होगा। अगर इसको मैं फॉर्मूला वाइज एक्सप्रेस करना चाहूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो ये वाला हो जाएगा आपका P होल इंटू 1 + R/100 टू दी पावर T माइनस फिर से प्रिंसिपल। फिर आप बुक पढ़े ना तो P को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा होल टू दी पावर T, यहां पे रह जाएगा -1। लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं हर जगह बस यही फॉर्मूला यूज करूंगा। मुझे तीसरा चीज, ये चीज को जरूरत नहीं है। मुझे जब भी इंटरेस्ट निकालना होगा मैं सीधा सीधा अमाउंट से क्या करूंगा? प्रिंसिपल को माइनस कर सकता हूं। इतना तक क्लियर है? अगर इतना तक आपका क्लियर है, मैं एक एग्जांपल पहले खुद लेके 4 तरीके समझाना चाहता हूं, उसके बाद एक के बाद एक क्वेश्चन डिस्प्ले होते जाएंगे, हम लोग करते जाएंगे, ठीक है? तो पहला सवाल जो मैं रखना चाहता हूं मेरे हिसाब से वो ये है कि अगर मैं प्रिंसिपल इन्वेस्ट करूंगा, सबसे सिंपल 10,000, सबसे सिंपल जो कि हर जगह आपको मिलेगा, प्रिंसिपल में इन्वेस्ट कर रहा हूं 10,000 रुपीज। कितने साल के लिए? सपोज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं 3 इयर्स के लिए, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो यहां पे दो पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई अमाउंट कितना होगा और दूसरा क्या है, इंटरेस्ट कितना होगा। क्लियर है? इतना मेरा क्वेश्चन रह गया, मेरा यही फॉर्मूला हो गया। मैं सारे के सारे मेथड्स आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला मेथड की अगर हम बात करें, सबसे M1 जो पहला मेथड है वो ऑफकोर्स आपका फॉर्मूला है। तो अगर मुझे अमाउंट निकालना होता है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P होल इंटू 1 + R/100 टू दी पावर T। तो प्रिंसिपल के जगह मैंने कितना रख दिया? 10,000। 1 प्लस रेट के जगह 10/100 टू दी पावर T। T यानी कि कितना साल? 3 साल। अब इसको सर 0 0 काट दें, 11/10 का होल क्यूब कर दें, कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा था ना ये फॉर्मूला कहां से आया वो सिखाएंगे, तो वो सीखने की बारी अब है। आप कुछ काटाकुटी मत कीजिए, सीधा लिखते जाइए जो आ रहा है। 10,000 इंटू 100 इंटू 1, 100 + 10, 110/100। सर 0 काट दें, फिक्र मत कीजिए। तो ये 110/100 का क्यूब यानी कि 110/100, 110/100 और 110/100। अब इसका मतलब सर ये चीज हमें कहीं ना कहीं तो देखा हुआ लग रहा है भाई, परसेंटेज में पढ़े हैं। जब पॉपुलेशन इंक्रीज करता है हर साल 10% का, तो यही फॉर्मूला तो लगाते हैं। तो यहां पे फॉर्मूला वाली कोई चीज नहीं है, मैं इसको सीधा आसान भाषा में ये कह सकता हूं, परसेंटेज लगा सकता हूं कि आपने दिया था प्रिंसिपल कितना? 10,000। आपको हर साल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 10%। तो पहले साल के एंड में जो भी आपने दिया होगा वो 10% इंक्रीज हो गया। तो 10% इंक्रीज हो जाने से कोई चीज कितना हो जाता है? 110% हो जाता है। तो 10,000 बन गया 110%। ये हो गया
गया मेरा पहले साल के एंड में। लेकिन आप वहीं पे नहीं रुके, आप दूसरे साल भी और बार इन्वेस्ट कर दिए और 10% आपको ज्यादा मिलेगा। 10% ज्यादा मतलब 110% मिलेगा। तो अब ये पे मल्टीप्लाई हो गया 110/100, मतलब ये मेरा हो गया टोटल 2 इयर्स के लिए। आप वहां पे भी नहीं रुके, आप 3 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब और 10% बढ़ेगा। 10% बढ़ जाने से कितना हो जाएगा 110%, तो 3 साल के लिए और एक बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको मैं आसान भाषा में ये फॉर्मूला यूज किए बिना डायरेक्ट लिख सकता था कि 10,000 10% 3 बार बढ़ेगा, मतलब 110/100 110/100 110/100। इज इट क्लियर? अगर 7% बढ़ता 2 साल के लिए तो 107/100 इंटू 107/100। 9% बढ़ता 4 साल के लिए 109/100 109/100 109/100 109/100। क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट? तो बिना फॉर्मूला के भी ऐसे मतलब नन्हे मुन्ने क्वेश्चन आप कर भी सकते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करने की बारी आई तो 1 2 3 1 2 3 11 का क्यूब होता है 1331। ये सबको पता है कि आंसर आएगा 13310। क्लियर है? लेकिन ये क्या आया? अमाउंट आया, मतलब जो आप दिए थे प्लस जो इंटरेस्ट मिला, टोटल मिलके इतना हुआ है। अगर मैं आपको इंटरेस्ट पूछूं तो इंटरेस्ट क्या होता है भाई? अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करना होता है। तो अमाउंट आपका हो गया 13,310, प्रिंसिपल आप दिए थे 10,000, माइनस करने से आपका कितना आ गया 3310। ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस वाज मेथड 1। इज इट क्लियर? दूसरे मेथड की बात करते हैं। दूसरा मेथड आपका क्या होता है? सक्सेसिव परसेंटेज। वही पॉपुलेशन में आपने एक कंडीशन नहीं देखा कि अगर बढ़ेगा तो इतना होगा। दूसरा क्वेश्चन पॉपुलेशन में क्या पूछ रहा था हमें परसेंटेज में कि अगर 10% 3 साल बढ़ जाए तो टोटल कितने परसेंट से पॉपुलेशन बढ़ेगा, मतलब नेट परसेंटेज, इफेक्टिव परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज, जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मुझे सिर्फ इतना देखना है कि 10% अगर ऐसे हर एक साल बढ़ेगा तो 3 बार 10% बढ़ने से एक्चुअल चीज कितना परसेंट बढ़ जाता है, एक्चुअली टोटल इफेक्टिव परसेंटेज कितना होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले 2 साल के लिए निकालूंगा कि अगर 10% 2 साल बढ़ेगा तो उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है? 10% पहले बढ़ा, फिर और एक बार 10, फिर प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 10 इंटू 10, ये सबको पता होगा मेरे ख्याल से, इंटू 100। ये आप काट दिए तो ये हो गया 1 इंटू 1 1, 20 प्लस 1, आंसर कितना हो गया 21%। मतलब अगर मैं 10% 2 साल के लिए बढ़ाता तो 21% बढ़ता। लेकिन और एक साल भी तो है, तो 2 साल में इतना बढ़ गया, फिर एक बार और एक बार 10% बढ़ेगा, तो यहां पे प्लस 21 ऑलरेडी बढ़ चुका है, और एक बार आपको 10% बढ़ाना है, प्लस 21 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। और यहां पे गलती से ये मत कीजिएगा, यहां पे ऊपर 5 दिखा तो काट दीजिए, डिनोमिनेटर को जितने 10 के फॉर्म में रखना है आप रख दीजिए, ताकि डेसिमल में रखनी है। तो 0 के साथ 0 मैंने कैंसिल किया, 21/10 2.1, 21 प्लस 10 ये हो गया 31 प्लस 2.1 ये हो गया आपका 33.1%। मतलब 10% 3 बार ऐसे बढ़ना जो है एक ही बार में 33.1% बढ़ा देना, वही है। मतलब 3 बार 10% बढ़ के जो इंटरेस्ट मिला होगा वो कितने परसेंट के बराबर होगा? 33.1% के बराबर होगा। मतलब मुझे इतने परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है। किसके ऊपर मिल रहा है भाई? प्रिंसिपल के ऊपर मिल रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे भाई? जितना मैं दिया था 10,000 उसका मुझे टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 33.1%। तो ऐसा निकालते हैं। ये पॉइंट को हटाने के चक्कर में एक 0 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 0 के साथ कैंसिल कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ इस तरह दिखने लगा। अब मुझे क्या चाहिए? अमाउंट भी तो चाहिए ना, क्योंकि दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अमाउंट क्या होता है भाई? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो आप जमा करते हैं प्लस जो एक्स्ट्रा आपको मिलता है। आपने जमा कितना किया था बैंक में? 10,000, आपको एक्स्ट्रा कितना मिला? 3310। तो टोटल आप घर कितना लेके आएंगे? 13,310। इज इट क्लियर? तो इस तरह से ये आपके मेथड 1 और ये रहा आपका मेथड 2। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड मेथड की। मैं हमेशा बात नहीं करूंगा, पहले चीजें सीखने आए हैं, थोड़ा सीख के जाइए, अच्छे से सीख के जाइए, तब जाके मजा आएगा, ताकि वैरायटी मेथड से करने से आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब अगर मैं मेथड 3 की बात करूं तो मेथड 3 कुछ इस तरह दिखेगा, जो कि आपका ट्री मेथड, जो आप सबका फेवरेट मेथड है, ट्री या फिर जिसको रेशियो मेथड भी कहा जाता है। लेकिन इस मेथड का एक डिफिकल्टी है, यहां पे ये चीजों को बहुत लेंदी बना देता है। मतलब अगर आपके डायरेक्ट सवाल होंगे, बहुत ही इजी लेवल के सवाल होंगे, वहां पे अगर आपने ट्री या रेशियो मेथड लगा दिया तो वो चीजों को काफी लेंदी कर देते हैं। लेकिन अगर आपके कुछ इनडेप्थ क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कुछ अंदर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे इसको लगाना है। तो कहां पे लगाएंगे? बहुत जगह मिलेगा आपको, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बस सीखते जाइए। तो ट्री मेथड में क्या है? आपका प्रिंसिपल दिया है तो आप कुछ और सोचने की जरूरत नहीं, अगर नहीं देता तो कुछ और सोचते देखते, लेकिन प्रिंसिपल आपको दिया है 10,000, मैंने वहीं से स्टार्ट किया। अब बस देखिए कि रेट आपका कितना है। रेट आपका 10% का है, रेट आपका 10% का है। अब मुझे बताइए 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। ये फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, ये फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, या फिर आप परसेंटेज में भी कर सकते हैं, क्योंकि 10% बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब यहां पे मैं इंडिविजुअल ईयर का निकालूंगा, मतलब फर्स्ट ईयर का। ये होगा आपका फर्स्ट ईयर, ये होगा आपका सेकंड ईयर, और ये होगा थर्ड ईयर। मतलब
मैं इंडिविजुअल ईयर्स के इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। कैसे? अब देखिए पहले साल में मुझे 10,000 का 10% तो मिलना ही है, तो 10,000 का 10% या फिर 1/10 कितना होगा? 1000 रुपीज होगा। क्लियर है? 1000 रुपीज होगा। और ये 1000 रुपीज किसके ऊपर आया? प्रिंसिपल के ऊपर आया। मतलब हर साल आपको प्रिंसिपल के ऊपर तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको प्रीसीडिंग ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। बस इतना चीज याद रखिए, और एक बार बता रहे, दिमाग में फिट होना चाहिए, हर साल आपको प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म। और एडिशनल क्या मिलेगा? जस्ट पिछले साल जो भी आपके पिछले साल है वहां पे जो जो इंटरेस्ट मिले हैं उस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। अब समझने वाली बात है, तो यहां पे इस प्रिंसिपल पे यहां पे भी 10% यानी कि 1000, दूसरे साल थर्ड ईयर में भी 1000 रुपए मिलना कंफर्म है। अब मैंने क्या कहा? प्रिंसिपल के ऊपर लगने से बाद उसके पिछले जो भी साल में आपको इंटरेस्ट मिले हैं उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। पहले साल से पहले कभी आपको इंटरेस्ट मिला था क्या? नहीं मिला था। अगर पहले साल के पहले आपको इंटरेस्ट नहीं मिला तो यहां पे क्लियरली ये कंडीशन क्या हो गया? यहां पे और इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलने वाला, मतलब पहले या साल का इंटरेस्ट बस इतना है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं दूसरे साल की, उससे पहले मुझे इंटरेस्ट मिला है, बिल्कुल 10,000 का इंटरेस्ट मिला है, तो अभी इसका 10% मुझे मिलेगा। तो इसका 10% कितना होता है भाई? 100 रुपए होता है। क्लियर है? या फिर 1/10 कर सकते हैं, जो भी है। अब इसका काम खत्म, क्योंकि इसके पहले जो भी इंटरेस्ट मिले थे मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब जिनका डाउट है, अब यहां पे देखिए, ये रहा मेरा थर्ड ईयर। थर्ड ईयर से पहले मुझे इंटरेस्ट मिला, बिल्कुल मिला। कितना मिला? ये एक इंटरेस्ट है, ये एक इंटरेस्ट है और ये एक इंटरेस्ट है, तो सबके ऊपर मुझे बराबर 1/10 या फिर 10% का मिलेगा। इसका 1/10 या फिर 10% 100 मिलेगा, इसका 1/10 या फिर 10% 100 मिलेगा, इसका 1/10 या फिर 10% मुझे 10 रुपीज मिलेगा। तो ये हो गया मेरा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। तो यहां पे मैंने क्या कहा था? ये जो 1000 और 1000 होते हैं वो प्रिंसिपल के ऊपर आते हैं, और प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसको कौन सा इंटरेस्ट कहा जाता है? सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में अगर पूछता तो ये कितना आता? 1000 प्लस 1000 2000 प्लस 1000 3000 रुपीज आपका सिंपल इंटरेस्ट आता। क्लियर है? लेकिन मुझे कंपाउंड पूछा है तो मुझे सारे के सारे ऐड कर देने। तो 3000 100 200 310 मतलब 3310। तो टोटल में अगर ऐड कर दूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? 3310। अब यहां पे सर ये तो बहुत ही लेंदी हो रहा है, लेकिन इसको आप बोले कि कुछ इन डेप्थ कुछ डीपर क्वेश्चन पूछने से इसको लगाएंगे, क्यों? अब यहां पे आपको सिंपल इंटरेस्ट भी मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिला। वो क्वेश्चन याद है जहां पे पूछता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस कितना आता? 310। क्लियर है? सर ये नहीं, अगर आपको पूछता कि सिर्फ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है तो सिर्फ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 1000, सिर्फ सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 1100, सिर्फ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 1210। अगर और पूछता फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का डिफरेंस कितना है? 100, सेकंड ईयर थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है आपका? सॉरी 110, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना है? 210। मतलब जो भी मुझे पूछता मैं हर एक चीज का आंसर दे सकता था, चाहे फर्स्ट ईयर इंडिविजुअल, सेकंड ईयर इंडिविजुअल, थर्ड ईयर इंडिविजुअल, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर डिफरेंस, सेकंड ईयर थर्ड ईयर डिफरेंस, फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर डिफरेंस, सिंपल कंपाउंड के बीच में डिफरेंस, जो भी इन डेप्थ पूछेगा मैं ट्री मेथड से सारे के सारे आंसर्स देने के एबल हूं। इसीलिए ट्री मेथड्स को बड़े क्वेश्चंस में लगाइए, छोटे छोटे क्वेश्चंस में मत लगाइए, क्योंकि कितना टाइम लग गया आप लोगों को ही पता है। अब मैंने अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखा है बेस मेथड, मेथड 4 है ना, M4 मेथड 4, ये हो गया आपका बेस मेथड। सर ये बेस मेथड क्या है? बेस मेथड में मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा, इसीलिए इसको सीखना इंपॉर्टेंट है। अब ये बेस मेथड क्या है? आपका आर क्वेश्चन में कितना दिया है? 10%। तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। इतना तक आपका चीज क्लियर हुआ? अगर आर आपका 10% जो कि 1/10 के बराबर है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर मैं 10 पार्ट दूंगा तो मुझे एक पार्ट का इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं अगर 10 पार्ट दूंगा मतलब ये क्या होता है? प्रिंसिपल। तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1 पार्ट। तो मैं घर कितना लेके आऊंगा? 11। जो घर लेके आता हूं वो क्या होता है? अमाउंट। मतलब अगर मैं 10 दूंगा तो मुझे 11 मिलेगा। इतना क्लियर है? लेकिन ये वाला आपका बेस ईयर है। बेस ईयर यानी कि ये कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर का कंडीशन। सिमिलरली अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं तो मैं फिर से 10 दूंगा, फिर से 11 पाऊंगा। थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूं तो मैं फिर से 10 दूंगा, फिर से 11 पाऊंगा। तो टोटल अगर मुझे 3 साल इन्वेस्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा? इन तीनों को मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 दूंगा तो 11 इंटू 11 इंटू 11 1331 पाऊंगा। सर आपसे घटिया तो और कोई पढ़ाता ही नहीं है। हमें तो और भी शॉर्ट ट्रिक पता है कि भाई 10 का क्यूब करना होता है, 11 का क्यूब करना होता है। आप क्या लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं? भाई हमें भी आता है, लेकिन हर जगह वो काम नहीं करेगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने अभी डिस्प्ले हुआ है ना, उसका आंसर आप वैसे नहीं बता सकते। जब रेट आपका वैरी करेगा तो स्क्वायर क्यूब नहीं होता। इसीलिए चीजों को अंदर तक समझे, जो ट्रिक्स हमें बताना है हम बताते चलेंगे, आप लोग ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। ठीक है? तो यहां पे मुझे क्लियर हो गया कि 1000 पार्ट अगर मैं दूंगा तो 1310
में 10 पार्ट में लाऊंगा। तो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, ये हो गया मेरा अमाउंट। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है 331 पार्ट, ये डेफिनेटली मेरा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मुझे बताइए 1000 पार्ट का मेरा प्रिंसिपल है और मेरा प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, 10,000। तो 1000 पार्ट का बराबर अगर 10,000 होगा तो एक पार्ट का वैल्यू 10 आएगा। अगर एक पार्ट का वैल्यू 10 आएगा तो कंपाउंड अमाउंट जो है वो 1331 पार्ट है, यानी कि कितना आएगा, बस एक जीरो लगा दीजिए, 13310। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि 331 पार्ट का है वो कितना आएगा, बस एक जीरो लगा दीजिए, 3310। इतना तक आंसर क्लियर है। तो मेरे ख्याल से 4 मेथड मैंने आपको क्लियरली बता दिए हैं, लेकिन आपके दिमाग में यह कर रहा होगा काम कि सर आप इतने तो मेथड बताए, लेकिन सबसे पहले जो 2 मेथड बताए थे जो अभी बोर्ड में नहीं है वो शायद थोड़ा ज्यादा इजी लगे मुझे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्वेश्चन वाइज अपने मेथड्स को चेंज करेंगे और उसका आइडिया भी मैं इसी क्वेश्चन में, इसी सेशन में देने वाला हूं, हर एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेके। अब आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन क्लियर आइडिया होने के लिए हमने रख दिया है, जहां पे आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 इन 2 years if the rate of interest is 4% per annum for the first year and 3% per annum for the second year will be कितना। मतलब अगर मैं 2000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, अब जल्दी जल्दी चलिए, ठीक है। अगर मैं 2000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा कितने साल के लिए, 2 साल, 2 साल, 2 इयर्स के लिए, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में, पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा चलेगा 4% और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा चलेगा 3%। तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का मिलेगा, यही है ना सवाल। टोटल क्लियर है जो बोर्ड में लिखा है। अब आपको क्या करना है, यहां पे सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं p होल इंटू 1 प्लस r/100 अगर आप टू दी पावर t लगाएंगे तो रेट यहां पे वैरी कर रहा है, वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो वो फॉर्मूला को मैंने जिस मेथड से समझाया था बस वही डाल दीजिए। मतलब आपने दिया कितना, 2000, आपको मिल कितना रहा है पहले परसेंट, 4%। मतलब पहले साल में 4% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ने से 104% हो जाएगा। लेकिन आप इतने में रुके क्या, नहीं, आपने फिर साल 3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर दिया, मतलब और 3% ज्यादा बढ़ के आ जाएगा। तो इंटू 103/100 कर देंगे, ये तो हमने कहा था अभी। तो ये जो अगर मैं कैलकुलेशन कर दूं 1 2 3 1 2 3, तो 104 इंटू 103, वैदिक मैथ्स का आप उठा के देख सकते हैं। मैंने ये मल्टीप्लिकेशन सब क्यों सिखाया था, क्यों इंपॉर्टेंट था वो वैदिक मैथ्स वाला सेशन, अभी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। 104 इंटू 103 कैसे करते हैं, 104 प्लस 3 होता है आपका 107 और 4 इंटू 3 होता है आपका 12, इंटू कितना करना होता है 2। इसका दुगना अगर मैं करूंगा तो इसका दुगना आएगा 20, ये हो जाएगा 14 24, तो ये हो जाएगा 21424, इतना होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से। लेकिन ये जो है, हाँ, और साथ में यहां पे डेसिमल है ना, बाई 10, तो एक डेसिमल हमने लगा दिया। ये जो होगा ये क्या होगा, आपका अमाउंट होगा, क्योंकि ये कौन सा फॉर्मूला है, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। लेकिन आपको पूछा क्या है, इंटरेस्ट पूछा है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल को घटा सकते हैं। तो प्रिंसिपल आपका 2000 है, घट जाने से 142.4 आपका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है मेथड 1। मेथड 2 जल्दी से, मेथड 2 कौन सा था हमारा, सक्सेसिव वाला। सक्सेसिव मतलब अगर मैं देख लूं कि 4% और 3% बढ़ने के बाद चीज कितना परसेंट, ओवरऑल कितना परसेंट इंटरेस्ट हो जाएगा, तो मेरा काम खत्म। तो +4 +3 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई, 4 इंटू 3 12 बाई 100, 4 प्लस 3 7, 12/100.12, तो ये कितना आ जाएगा, 7.12% का ओवरऑल इंटरेस्ट आएगा। ये जो 7.12 का परसेंट का इंटरेस्ट आएगा वो किसके ऊपर आएगा, 2000 के प्रिंसिपल के ऊपर आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 2000 का 7.12%। अब इस 0.00 को हटाने के लिए मैंने 2 जीरो यहां पे इंक्लूड कर दिया, 1 2 3 1 2 3 मैंने कर दिया। 712 का दुगना होता है 1424, लेकिन डिवाइड बाई 10 है तो मैंने 10 डेसिमल दे दिया। देखिए इधर भी आंसर सेम, इधर भी आंसर सेम। मेथड 1 गया, मेथड 2 गया। अब मेथड 3, ट्री वाला मेथड और नहीं करवाते, मेथड 3 आपको ट्री अच्छे से बार बार अलग से समझाएंगे, ठीक है। हम अपना मेथड जो कहते हैं बेस वाला मेथड देखिए, क्योंकि हमने इसके पहले आपको चैलेंज कर दिया था कि बेस वाले मेथड में से स्क्वायर क्यूब नहीं होता। तो बेस लेने के लिए हमें पहले आर से गुजरना होगा, लेकिन यहाँ पे 2 आर है। R1 आपका 4% है, 4% का मतलब कितना होता है, 4/100। क्लियर है, जैसे कि 1/100 10/100 किया था ना, तो 4/100 का मतलब क्या होता है, 1/25। लेकिन दूसरा आर आपका कितना है, 3%। 3% का सिंपल मीनिंग और तो कटेगा नहीं, इतना होगा। अब आपको इतना पता है कि पहले साल अगर आप 25 देंगे तो आपको 1 का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब फर्स्ट ईयर अगर आप 25 देंगे तो आपको 1 का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि कितना मिलेगा, 26। लेकिन दूसरे साल अगर आप 25 देते 26 पाते तब स्क्वायर करते अच्छा लगता, लेकिन दूसरे साल अगर आप 100 देंगे तो आपको 3 ज्यादा, मतलब 103 मिलेगा। तो यहां पे मैंने अगर 100 दिया तो मुझे मिला कितना, 103 मिला। तो यहां पे मैं टोटल कितना दूंगा 2 साल में, मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने कहा था, ये हो गया आपका 2500 और इसको 100
103 इंटू 26, 103 इंटू 20 हो जाएगा 2060, 2060। फिर इसको 6 टाइम मतलब 618, अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 2678, तो यहां पे ये कितना हो जाएगा 2678। मतलब अगर मैं इतने पार्ट्स इन्वेस्ट करूं तो मुझे इतना पार्ट्स अमाउंट आएगा। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, यहां पे अगर माइनस करूंगा तो इंटरेस्ट मेरा आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 178 पार्ट्स आएगा। अब मुझे बताइए, हमने इन्वेस्ट किया 2500 पार्ट और इन्वेस्ट किया कितना 2000। ये लेंदी हो रहा है लेकिन इसको यूज मत कीजिएगा, बस सिखा रहे हैं क्यों, आगे क्वेश्चंस में हेल्प होगा, ठीक है। तो मैंने इन्वेस्ट प्रिंसिपल किया इस हिसाब से 2500 पार्ट, 2500 पार्ट्स, और इन्वेस्ट मैंने कितना किया 2000। तो एक पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा 2000 बाई 2500, जो कि अगर काटे तो ये कितना आ गया 4/5। तो 178 पार्ट का यहां पे डिफरेंस इंटरेस्ट आया ना, तो 178 पार्ट्स कितना होगा 4/5 में 178 मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, मैं और समझा नहीं रहा हूं। आंसर वही कितना आ जाएगा आपका 142.4 आ ही जाएगा। अब ये सब चीजें क्लियर होने के बाद, आपको सारे मेथड्स बताने के बाद, क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, जल्दी से आप खुद व खुद करना ट्राई कर दीजिए, ताकि हमें सारे के सारे, मैंने हर किस्म के क्वेश्चन रखा है यहां पे, ठीक है, हर किस्म के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और यहां पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा आपको बेस वाला मेथड समझाना, क्योंकि बेस वाले मेथड में आंसर जल्दी आएंगे। सर अब तक तो जल्दी नहीं आया, अब ये दोनों बेसिक सवाल आपको एग्जाम में भी कोई पूछने वाला नहीं है, बस कंपाउंड इंटरेस्ट का फाउंडेशन गिरा भी, ठीक है। अब क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹5832, सर्टेन सम, प्रिंसिपल मुझे पता नहीं, कुछ एक प्रिंसिपल है जो कितना अमाउंट में तब्दील हो जाता है, 5832 रुपीस के अमाउंट में तब्दील हो जाता है, कितने साल में 2 ईयर्स, 2 साल में, क्लियर है, एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में 8 को इधर लिखेंगे क्योंकि ये मेरा काम आएगा ना 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो वो बोल रहा है कि प्रिंसिपल कितना है, मतलब कुछ एक प्रिंसिपल आप जमा किए कितने साल के लिए 2 साल के लिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो आपका अमाउंट जो है वो कितना बन जाता है 5832 बन जाता है। तो आपको पूछा गया है कि प्रिंसिपल कितना है, बेस मेथड याद है। तो 8% का मतलब हम लिख सकते हैं 8/100, 4 में कैंसिल करेंगे तो 2/25। अगर मैं 25 दूंगा तो मुझे 2 मिलेगा ज्यादा, मतलब 27 मिलेगा। रेट तो अभी फिक्स्ड है, रेट फिक्स्ड है तो आपको इतना तो आइडिया हो ही चुका होगा, स्टार्टिंग में हमने बताया है कि 2 इयर्स के लिए स्क्वायर कीजिए, 3 इयर्स के लिए क्यूब कीजिए, 3 इयर्स से ज्यादा नहीं आएगा, नहीं तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा टाइम जो है 2 इयर्स है, तो मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूं, तो अगर मैं 625 पार्ट दूंगा तो 2 साल में मुझे मिलेगा 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 पार्ट्स। इज इट क्लियर? अगर इतना तक आपका क्लियर है तो मुझे इतना बताइए, ये आपका क्या है प्रिंसिपल, ये आपका क्या है अमाउंट, और क्वेश्चन के हिसाब से आपका अमाउंट कितना है 5832। अब पता चला कि 729 पार्ट्स किसके बराबर है 5832 के बराबर है, क्योंकि यही अमाउंट है और यही अमाउंट है। 729 पार्ट्स अगर 5832, तो 1 पार्ट कितना आएगा डिवाइड करने से। अब डिवाइड ये कटेगा तभी तो जाके आंसर होल नंबर्स में बढ़िया सा ऑप्शन दिख रहे हैं आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो कटने के लिए मुझे क्या करना है, 9 में क्या मल्टीप्लाई करने से 2, 9 इंटू 8 72, मतलब यूनिट डिजिट में 8 रहेगा, मतलब मुझे यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई करना होगा। अगर वैसा नहीं मन कर रहा है तो काट के देख लीजिए, 729 700 का 8 टाइम्स 5600, 29 का 8 टाइम्स 232, 5600 प्लस 232 5832। तो मतलब एक पार्ट का वैल्यू आ गया 8। एक पार्ट अगर 8 तो प्रिंसिपल आपका 625 पार्ट्स होगा। तो एक पार्ट का वैल्यू अगर 8 तो 625 पार्ट्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 600 इंटू 8 4800, 25 इंटू 8 200, 4800 प्लस 200 5000। दिस विल बी योर प्रिंसिपल। इज इट क्लियर? इतने जल्दी आपके बेस मेथड में आंसर आएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8000 एट 15% पर एनम फॉर 2 years 4 months। ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2 years 4 months, ये तो नहीं पढ़ा है, नहीं तो कंपाउंडेड एनुअली, मतलब अगर 2 साल 4 महीने के लिए मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो यहां पे देखिए प्रिंसिपल 8000 का है, प्रिंसिपल 8000 का है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का, रेट ऑफ इंटरेस्ट को नीचे लिखेंगे, हमारा काम आता है ना। तो टाइम यहां पे कितना है 2 years 4 months, ठीक है, 2 years 4 months। अब 2 years 4 months होने के बाद आपका रेट कितना चल रहा है, रेट आपका चल रहा है 15% का चल रहा है। आपको क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है, इतना याद रख सकते हैं मेरे ख्याल से आप, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। तो मुझे बताइए कि 15% का मतलब 15/100 होता है, और ये भी आपको परसेंटेज अगर पढ़े होंगे तो ये 3/20 दिखना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप पहले साल 20 पार्ट्स देंगे तो आपको मिलेगा कितना 23, इसीलिए हम सब चीज बताए थे कि स्क्वायर क्यूब मत कर दीजिएगा।
सर यहाँ पे तो क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा सर, खत्म हो गया। इसीलिए तो हमने पूरा चीज को बताया था। सेकेंड ईयर भी आप 20 देंगे तो 23, क्योंकि 2 साल तो कंप्लीट आपको 15-15% मिल रहे हैं ना। लेकिन जब थर्ड ईयर की बात आएगा तो क्या आप 20 देने से 23 पाएंगे? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो ये जो 20 में 23 मिल रहा है, मतलब जो 3 पार्ट का प्रॉफिट आपको मिल रहा है ना, वो 1 साल के लिए मिल रहा है, एनुअली मिल रहा है। हर साल कंप्लीट होने से 3 पार्ट्स का आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 4 मंथ्स के लिए, तो मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि 12 मंथ्स के लिए मैं आपको 3 मिठाई दूंगा, ठीक है, 3 पार्ट्स दूंगा या जो भी है, तो अगर मैं 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहूं तो 4 मंथ्स के लिए कितना होगा भाई? रेशियो पड़े 3/12 इंटू 4, यूनिटरी मेथड। 4 यहां पे कैंसिल हुआ 3, 3 यहां पे कैंसिल हुआ 1, तो मुझे कितना पार्ट का इंटरेस्ट मिलेगा? 1 पार्ट का इंटरेस्ट मिलेगा 4 महीने में। ये ओरली भी आ सकता है आप अगर प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर मैं 20 दूंगा तो मुझे मिलेगा कितना? 21। इज इट क्लियर? तो मैंने 3 साल में टोटल कितना दिया भाई? 2 का क्यूब 8, 3 0 8000, 23 का स्क्वायर 529 इंटू, अगर मैं 21 करूं 529 इंटू 2 आपका हो जाएगा 10580, उसमें और एक बार मुझे मिलाना है 529 901 1 तो ये टोटल आपको कितने पार्ट्स का अमाउंट मिलेगा? इतने पार्ट्स का। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। तो आपको पूछा क्या था? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इनके बीच में गैप कितने का है? 3109 पार्ट्स का वैल्यू निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इतने पार्ट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं और इतने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 8000 पार्ट इज इक्वल टू 8000 रुपीज। सिंपल, 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 रुपीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 3109 पार्ट्स मिलेगा, यानी कि 3109 रुपीज। काम खत्म। लेकिन यहां पे भी मैं एक और चीज आपको गुमराह नहीं करना चाहता कि हमेशा बेस मेथड के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। अगर मैं इसको फॉर्मूला में करता, फॉर्मूला में मेथड हमने कहा है आपको कैसे करना होता है। फॉर्मूला में आपको मेथड करने के लिए ये कंडीशन क्या होगा कि अगर मैं 8000 इन्वेस्ट करूंगा तो पहले साल के लिए मुझे 15% मिलेगा, मतलब 115/100। दूसरे साल के लिए 15% मिलेगा इंटू 115/100। और तीसरे साल के लिए कंडीशन जो है, तीसरे साल के लिए आपको कितना परसेंट मिलेगा? तीसरे साल के लिए कहां गया? ये रहा। हाँ, तो तीसरे साल नहीं, मुझे 4 महीने इन्वेस्ट करना है ना, तो मुझे इतना बताया कि अगर मैं 12 महीने कंप्लीट इन्वेस्ट करूं तब जाके मुझे 15% मिलता है। लेकिन अगर मैं 4 महीने इन्वेस्ट करूं तो मुझे 15/12 इंटू 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। 4 यहां पे कैंसिल हुआ 3, 3 यहां पे कैंसिल हुआ 5, तो मुझे 5% का इंटरेस्ट मिलेगा फॉर 4 मंथ्स। अगर 5% बढ़ा के रखूंगा तो इंटू कितना करना होगा? 105/100। जस्ट सॉल्व दिस, you will get the amount, and after getting the amount, if you subtract the principal of 8000, you will get the same value as your answer 3109. just cross check it ताकि सारे मेथड्स आपके क्लियर होते जाए। अब यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें कह दिया, लेकिन यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज, एक हाफ ईयरली, हर चीज हम आपको बताएंगे ना, हाफ ईयरली होगा, क्वार्टरली होगा, सब कुछ होगा। अब तक तो और भी इंटरेस्टिंग चीजें आने बाकी हैं। आप बस इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा एक बार मेरे ख्याल से नजर घुमा ही लिए होंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, A certain sum invested at 4% per annum compound interest, compounded half yearly, amounts to rupees 7803 at the end of 1 year. मतलब अगर मैं 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट में हाफ ईयरली इन्वेस्ट करूंगा, बस इसको देखिए, हाफ ईयरली इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, तो मेरा अमाउंट कितना बन जाता है? मेरा अमाउंट बन जाता है 7803। ठीक है, कब? 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद। तो मुझे पूछ रहा है कि द सम मतलब मुझे प्रिंसिपल पूछा गया है। तो बस इतना देखिए, कुछ एक प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया, कितने साल तक? 1 साल तक। कितने परसेंट? 4%। कौन से कंडीशन? हाफ ईयरली। अमाउंट कितना मिला? 7803। तो वो प्रिंसिपल कितना था? इतना ही सवाल था आपका। अब हमने आपको इतना चीज पढ़ा दिया, लेकिन हाफ ईयरली और क्वार्टरली में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जब हम बात करते हैं हाफ ईयरली की, तो यहां पे एक कंडीशन आपका आता है, बस इतना ही आप कीजिएगा कि आपका जो रेट होता है उस रेट को आप डिवाइड कर दीजिए बाई 4 से, और जो आपका टाइम होता है उस टाइम को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी हाफ ईयरली ना, सॉरी बाई 2 रेट जो होता है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, और टाइम जो उससे 2 से मल्टीप्लाई। सर ये भी शायद रटना पड़ेगा, शायद रटने की कोई बात नहीं है यहाँ पे, इसको लॉजिकली मैं समझा सकता हूँ 1 ही सेकंड में। कैसा? अगर मैं आपसे कमिटमेंट करूं कि मैं साल में 1 बार आऊंगा एंड में और आपको 20 चैप्टर्स अरिथमेटिक के पढ़ाऊंगा, तो वहां पे डील पक्का फाइनल था कि 1 साल में आऊंगा 20 चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं सर 1 साल बहुत ज्यादा हो जाता है, हम चीजें भूल जाते हैं, आप 6-6 महीने में 1 बार आइए ना। तो डील तो 20 चैप्टर्स का हुआ था। अगर मैं 6-6 महीने के बाद आऊं तो क्या मैं पहले 6 महीने 20, फिर और 6 महीने 20, 40 चैप्टर पढ़ाऊंगा क्या? ये तो डील के मतलब सारा सर नाइंसाफी हो जाएगा। तो मुझे अगर 6 महीने में 1 ही बार आना है तो मुझे 1 बार में कितना चैप्टर पढ़ाना होगा? और 20 नहीं, 10,
10, तब जाके होल सिलेबस मेरा 20 चैप्टर्स का कंप्लीट होगा एक साल में। मतलब जो 20 चैप्टर्स मुझे एक बार पढ़ाने थे अब मुझे 2 बार पढ़ाने होंगे 10-10 करके। तो रेट आपका जो 20 था वो क्या हो गया, बाई 2 हो गया। अब टाइम के बाद सर दुगना कैसे हो गया? अब देखिए एक साल में मैं एक ही बार आने वाला था, लेकिन 6-6 महीने में आने के बावजूद मुझे क्या होना पड़ रहा है, एक साल में 2 बार आना पड़ रहा है। सिमिलरली अगर 3 साल में 6 बार आना पड़ेगा, 7 साल में 14 बार आना पड़ेगा, मतलब जो टाइम है उसका दुगना हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक assumption है जस्ट टू रीच आवर आंसर। कोई भी कंडीशन, ये सारे के सारे जो कहते हैं ना काल्पनिक है, मतलब इमेजिनरी, ये बस इमेजिनरी, आपको बस दिमाग में रखना है सिर्फ सवालों को सॉल्व करने के लिए। अगर कोई बोल रहा है कि इतना होगा, वो गलत बोल रहे हैं, ये तो कभी नहीं होगा। रेट 4% का है, वो कहां पे चेंज होगा? ठीक है, ये जस्ट assumption टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। तो हमारा रेट जो है वो हाफ हो जाता है, मतलब ओरिजिनल। अब हमारा जो रेट हो जाएगा न्यू रेट अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली कंडीशन, हमारा न्यू रेट हाफ होने के बाद 4% का हाफ होने के बाद 2% बन जाएगा। और 2% का मतलब 2/100 होता है, जिसका मतलब होता है 1/50। इतना तक क्लियर होगा? तो अब मुझे बताइए कि अगर मैं 50 पार्ट्स दूंगा तो मुझे 1 पार्ट इंटरेस्ट मिलेगा, तो मैं लेके आऊंगा 51। ये बेस यानी कि पहले साल की बात कर रहे हैं। बेस हमेशा याद रखिएगा, ये पहले साल बेस का है। लेकिन आपने कितना टाइम इन्वेस्ट किया? सर 1 ईयर। नहीं, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपका टाइम भी तो चेंज हो जाएगा ना। टाइम चेंज होकर आपका न्यू टाइम कितना बन जाएगा? डबल होने के बाद न्यू टाइम 1 into 2 आपका 2 इयर्स हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन 2 साल तक चलेगा। तो बेस से अगर मुझे सेकंड ईयर को ट्रैवल करना है तो 50 का स्क्वायर मुझे करना है 2500 और 51 का स्क्वायर मुझे करना है 2609। सर ये इतना जल्दी रट के आए क्या? बार बार बताए हैं, स्क्वायर रूट में इसका भी कॉन्सेप्ट ट्रिक क्या है। 51 50 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 25 में 1 ऐड कर दीजिए, आ गया कितना? 26। सॉरी यहां पे 01 होगा, ठीक है। तो और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, तो यहां पे रख दीजिए 01। तो ये हो गया आपका 51 का स्क्वायर 2601, 50 का स्क्वायर 2500। अब इतना अगर आपका आ चुका है तो इतने प्रिंसिपल अगर देंगे तो इतना इंटरेस्ट आपको, सॉरी इतना अमाउंट आपको मिलेगा। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आपका अमाउंट। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपका अमाउंट कितना था? 7803। तो ये बन गया आपका 7803। भाई मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एक पार्ट का वैल्यू 3 है, आपको नहीं दिख रहा? 26 का 3 गुना 78, 1 का 3 गुना 3, तो ये क्लियरली एक पार्ट का वैल्यू 3 आ गया। अगर एक पार्ट का वैल्यू 3 आया होगा तो 2500 पार्ट अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो एक पार्ट का वैल्यू 3, तो 2500 पार्ट का कितना आ जाएगा? 7500। दिस शुड बी योर आंसर। इज इट क्लियर? तो कैसे करना होता है, क्या करना होता है? अगर अब भी डाउट क्लियर नहीं हुआ तो जल्दी से एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से कर लेते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर एनम फॉर ए सर्टेन सम फॉर ए सर्टेन टाइम इज रुपीज इतना। द टाइम इज, अब देखिए आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है ना कि सर हमेशा आप टाइम दे रहे थे इसीलिए आप 2 इयर्स के लिए स्क्वायर कर रहे थे, 3 इयर्स के लिए क्यूब कर रहे थे, अब यहाँ पे तो टाइम नहीं दिया गया, आप फंस जाएंगे। बिल्कुल आप फिक्र मत कीजिए ना, हम चीजों को बता रहे हैं। तो पहले तो मुझे इतना बताइए कि क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल अगर आप 30,000 का देंगे, कितने रेट में? 7% रेट में, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 4347 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो पूछ रहा है कि टाइम कितना है। अब मुझे बताइए सवाल हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 7% का मतलब क्या होता है? 7/100। मतलब अगर मैं बेस की बात करूं, बेस मतलब पहला ईयर, बेस की बात करूं तो यहां पे अगर मैं 100 पार्ट्स दूंगा तो 107 पार्ट मुझे मिलेगा। ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है। क्लियर? लेकिन मुझे पता नहीं, कुछ भी एक पर्टिकुलर ईयर, कोई एक पर्टिकुलर साल में मैं अगर प्रिंसिपल 30,000 का दे रहा हूं, 30,000 का दे रहा हूं, तो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 4347, एक्स्ट्रा मिल रहा है 4347। लेकिन इस कॉलम में मुझे रखना किसको है? अमाउंट को रखना है। तो 30,000 दिया, 4347 का इंटरेस्ट, तो मुझे अमाउंट टोटल कितना मिल रहा होगा? 34347। अब मुझे इतना बताइए, ये अगर बेस है, अगर कोई भी एक ईयर को मैं पर्टिकुलर ट्रैवल करना चाहता हूं तो यहीं से आइदर स्क्वायर क्यूब ऐसे ही तो करके जाते हैं। मतलब ये डेफिनेटली यहां पे जो रेशियोज होंगे वो इसके स्क्वायर क्यूब किसी के साथ तो बराबर होना ही चाहिए। अब 100 का ना स्क्वायर ना क्यूब कभी तो इतना नहीं आ सकता। सर ये गलत हो गया, तो फिर गलत नहीं हुआ। जब भी ऐसे नंबर्स मिले इनको थोड़ा मतलब स्मॉल कीजिए, काटिए, मतलब कैंसिल आउट कीजिए। तो मैं अगर 3 में कैंसिल करूंगा तो ये हो गया मेरा 10,000, और इसको अगर मैं 3 में कैंसिल करूंगा तो देखिए 1 1 4 4 9। मतलब अब इनके बीच में रेशियो इतना ही है, और ये रेशियो इतना मिलते ही मुझे क्लियरली पता चल गया कि अगर मैं 100 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 10,000 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो इसका स्क्वायर करने पे भी ये मिल रहा होगा। चेक कर लीजिए 107 का स्क्वायर कितना है? स्क्वायर रूट में पढ़ाया है 107, 100 से कितना ज्यादा? 7 ज्यादा, तो 107 में 7 मिला दीजिए। 107 प्लस 7 114। क्लियर है? कितना मिलाया? 7 मिलाया। 7 का स्क्वायर 49, रख दीजिए 49। 11449 इज द स्क्वायर ऑफ 107। सो क्लियर
क्लियरली मुझे इस रेशियो से इस रेशियो को पर्टिकुलर जाने के लिए मुझे स्क्वायर करना पड़ता है, और स्क्वायर हम कब करते हैं? सेकंड ईयर में स्क्वायर करते हैं। तो क्लियरली ये रेशियो डेफिनेटली कौन से साल का हुआ होगा? सेकंड ईयर का हुआ होगा। तो ये जो सम कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया होगा? 2 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया होगा। और कुछ सोचने वाली बात है? तो मतलब जो भी दे आप निकाल सकते हैं। सर 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 सब बढ़िया सब बढ़िया, लेकिन इतना तो बताइए कि ये बेस आप हमेशा तो बढ़िया से स्टार्ट कर देते हैं आर से, अगर सवाल में आर ही ना दिया जाए तो आप तो स्टार्ट ही नहीं कर सकते, बेस ही नहीं ले सकते, इंटरेस्ट ही नहीं ले सकते, अमाउंट ही नहीं ले सकते, रेशियो ही नहीं आएगा, तो करेंगे क्या? अब आपके क्वेश्चन को चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करके हमने इमीडिएटली एक क्वेश्चन इंटरेस्ट के ऊपर रख दिया। इंटरेस्ट के ऊपर सवाल क्या दे रहा है? सम ऑफ ₹8,000 will amount to ₹8,820 in 2 years. If the interest is calculated every year, the rate of compound interest is, मतलब एक सम प्रिंसिपल 8,000 का जो है वो अमाउंट बन जाता है 8,820 रुपए का। कितने साल में वो बन जाता है? 2 साल में, 2 इयर्स में बन जाता है। क्लियर है? तो वो बोल रहा है कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर, मतलब कंपाउंडेड एनुअली है। एनुअली में आपको कोई चेंजेस नहीं, हाफ ईयरली का लिखा गया है, क्वार्टरली का जबरदस्त सा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं नेक्स्ट में। ठीक है, द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज, तो आपको रेट पूछा गया है, आपको रेट पूछा। सर हम तो हमेशा रेट से स्टार्ट करते थे, इस बार तो क्वेश्चन में रेट ही नहीं दिया गया, हम अब करेंगे क्या? आपको ज्यादा दिमाग खर्चा करने की जरूरत नहीं, आपको हालांकि बेस नहीं मिला, मतलब फर्स्ट ईयर आपका बेस होता ना, बेस नहीं मिला, लेकिन आपको पता है कि सेकंड ईयर अगर आप 8,000 देंगे तो आपको 8,820 मिलेगा। अब मुझे बताइए, बेस से सेकंड ईयर जाने के लिए आप क्या करते थे? स्क्वायर करते थे। तो अगर मुझे सेकंड ईयर से बेस यानी कि पहले ईयर को जाना है तो मुझे क्या करना होगा? स्क्वायर रूट करके जाना होगा। लेकिन इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 8,000 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सो सर यहां पे फिर से फंस गया। हमने क्या कहा? ये नंबर दिखेंगे नहीं तो इनको थोड़ा कैंसिल आउट कीजिए। तो मैंने जिस मोमेंट पे इनको कैंसिल किया तो ये कटा आपका 0 के साथ 0, 2 में कैंसिल करने से ये बन गया आपका 400, 2 में कैंसिल करने से ये बन गया आपका 441। तो यहां से मुझे इधर जाने के लिए स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट करने से ये कितना आ गया? 20, और इधर से फिर बेस जाने के लिए 441 का स्क्वायर रूट मुझे कितना मिल गया? 21। तो अगर मैं 20 दिया हूंगा तो मुझे 21 मतलब बेस मिल गया। बेस मिला मतलब मुझे कितने पार्ट का इंटरेस्ट मिल रहा होगा? 1 पार्ट का इंटरेस्ट मिल रहा होगा। तो 1 पार्ट का जो इंटरेस्ट किसके ऊपर मिल रहा होगा भाई? 20 के ऊपर मिल रहा होगा। तो 1/20 इंटू 100 कर देने से मेरा आंसर कितना आ गया? 5% आ गया। सर सब बढ़िया था, ट्रिक तो बहुत मजेदार है, ये लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया तो आपको कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम अक्सर क्या करते थे? हम 5% से शुरू करते थे, 5% को 5/100 लिखते थे, फिर इसको 1/20 लिखते थे, फिर इसको बोलते थे कि 20 दूंगा तो एक ज्यादा मिलेगा तो 21 मिलेगा। अब मुझे इस स्टेप यहां वाला ये मिल चुका है, उल्टा जाना है। तो उल्टा जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? एक पार्ट का इंटरेस्ट 20 के ऊपर मिल रहा होगा, तो एक पार्ट 20 का कितना परसेंट है? तो 1/20 फ्रैक्शन मिल गया मुझे 1/20, लेकिन परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली इंटू 100 ही तो करना था, तब जाके इमीडिएटली मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 5%। तो कंफ्यूज ना हो तो अच्छा है। इमीडिएटली आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है जो कि वही रेट से ही रिलेटेड है, लेकिन यहां पे कुछ हमने लेंदी कर दिया है चीजों को। हमने इस क्वेश्चन को क्वार्टरली के फॉर्म में रख दिया है और कुछ 9 मंथ्स दे दिया ताकि आपको चीजों को डरने की जरूरत नहीं। और हां बस एक चीज शायद बताना भूल गए, वहां पे क्वेश्चन हमारा आज याद है 2 मंथ्स और 2 इयर्स 4 मंथ्स वाला था, 2 इयर्स 4 मंथ्स वाला था, वो तो हमने आपको सिखा दिया सर। लेकिन अगर 2 इयर्स 73 डेज वाला होता तो 2 इयर्स के लिए आपको पता है क्या करना है? 73 डेज के लिए हमें क्या करना पड़ता था? जैसे हम पे 4 मंथ्स था तो हम क्या कर रहे थे कि 12 मंथ के लिए आपको 15% मिल रहा था, याद होगा। वो चीज चला चुका है, अचानक से याद आया तो बता रहे हैं। तो आप क्या कर रहे थे कि अगर 4 महीने निकालना है तो 15/12 इंटू 4। सिमिलरली 365 डेज मिलने से एक साल होता है, तो 365 डेज के लिए आपको 15% मिलता। लेकिन अगर आपको 73 डेज के लिए चाहिए तो 15/365 इंटू 73। सर ये एग्जैक्ट 73 क्यों दिए? एग्जाम में भी आपको या फिर क्वेश्चन पेपर आप जहां भी देख सकते हैं 73, 146 ऐसा ही देंगे। क्यों? क्योंकि ये क्लियरली डायरेक्टली कैंसिल होंगे 5 से, और यहां पे 5 कैंसिल होगा 3, कुछ क्वेश्चन ऐसे बना होगा। तो 73 डेज के लिए आप 3% का इंटरेस्ट लीजिए और ये 2% के लिए आप 15% के हिसाब से लेके चलिए, तो आपका आंसर बन जाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन जब बात आती है ये वाला सवाल
at what rate per annum will rupees 32,000 yield a compound interest of rupees 5044 in 9 months। तो यहां पे इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड क्वार्टरली, तो मतलब वो बोल रहा है कि 3,200 रुपए अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, प्रिंसिपल 3,200 रुपए अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम इन्वेस्ट करेंगे, ताकि 3,200 नहीं सॉरी 32,000 रुपए को कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम कैलकुलेट करेंगे, तब जाके मुझे एक इंटरेस्ट मिल जाएगा 5,144 का, कितने महीने में, 9 मंथ्स में। और ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो कौन से बेसिस पे हो रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे हो रहा है। तो बस इतना आपको बताते हैं, यहीं पे कुछ चेंज नहीं कर रहे। अगर हाफ ईयरली के लिए हम बाई 2 कर रहे थे और इंटू 2 कर रहे थे, क्योंकि हमें 6 महीने और 6 महीने एक साल में 2 बार आना पड़ रहा था, क्वार्टरली में हमें साल में 4 बार आना पड़ेगा, हर 3 महीने में एक बार। तो आपका क्वार्टरली जो केस हो जाएगा, उस क्वार्टरली केस में कुछ ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं, रेट आपका सिंपली क्या हो जाएगा, बाई 4 हो जाएगा, और टाइम आपका क्या हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा। इतना तक आपका क्लियर है? तो अब हम चलते हैं अपने सवाल की ओर, एंड दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, रिपीटेडली आई एम अटरिंग द सेम वर्ड्स कि दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, वी आर अज्यूमिंग दिस टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि टी हमारा जो 9 मंथ्स है उसको हम अज्यूम कर देंगे कि आपका जो नया टी बन जाएगा वो अजम्पशन के हिसाब से कितना हो जाएगा, वो अजम्पशन के हिसाब से बन जाएगा 9 इंटू 4, क्योंकि टाइम का 4 गुना हो जाता है जो कि 36 मंथ्स है, लेकिन हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे, 12 से। तो ये हमारा कितना बन गया, क्लियरली 3 इयर्स बन गया। और जो हमारा रेट था हम उस रेट को क्या करेंगे, बाई 4 कर देंगे। मतलब ये चीज हम आपको क्लियरली बताना चाहते हैं कि ओरिजिनल मेरा जो भी रेट गिवन था हम उसका बाई 4 ही अज्यूम करते चलेंगे। तो उसका बाई 4 जब मैंने अज्यूम किया तो दिस विल बी माय अजम्पशन कि मैं अभी को जो रेट ले रहा हूं वो ओरिजिनल रेट का डिवाइडेड बाई 4 होगा। तो ये चीज बस ध्यान में रखिए, इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस आने वाला है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की। हमारे पास अभी भी बेस नहीं है, तो बेस नहीं है लेकिन हमें इतना पता है कि 3 साल, थर्ड ईयर, 3 साल में अगर मैं 32,000 दूंगा, 32,000 दूंगा, तो मुझे मिलेगा इतना इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना मिलेगा, ऐड कर दीजिए, ऐड करने से कितना आ जाएगा, 37044। मुझे जाना कहां पे है, बेस यानी कि कौन से साल, फर्स्ट ईयर को जाना है। लेकिन फर्स्ट ईयर जाने के लिए मुझे थर्ड ईयर से क्या करना होगा, क्यूब रूट। ये क्यूब रूट नहीं देगा तो आपको बार बार यही कहा गया है तो कैंसिल कीजिए। तो कैंसिल मैंने अगर 4 से किया तो ये हो गया आपका 8,000, और अगर इसको 4 से कैंसिल किया 9, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 19261। अब मुझे इसका क्यूब रूट करके जाना होगा बेस को। तो 8000 का क्यूब रूट कितना होता है भाई, 20 होता है। इसका भी मुझे क्यूब रूट करके बेस को जाना होता है। ये कितना होता है भाई, 21। या तो आपको याद होगा 21 का स्क्वायर 9261 होता है, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्यूब रूट का वीडियो देख लीजिएगा। 1 है तो लास्ट में 1 आना कंफर्म है। अब यहां पे सिर्फ 3 डिजिट छोड़ने के बाद 9 रहा। 9 तक सबसे बड़ा क्यूब किसका है, 2 का क्यूब 8 है, तो उसको रख दीजिए 2। तो ये मुझे मिल गया 20 और ये मिल गया 21। सर और आगे मत पढ़ाइए, इतने अच्छे से आपने हमें समझाया था। 20, 21, 1 का इंटरेस्ट 20 के ऊपर 1/20 इंटू 100, 5% आंसर आ गया हमारा। लेकिन थोड़ा अगर आप गौर फरमाएं तो ऑप्शन में 5% गिवन नहीं है, तो सर ऑप्शन गलत होंगे। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका अभी जो अजम्पशन रेट आएगा वो मैं भी मानता हूं कितना, 1 पार्ट ऑन 20, 1/20 इंटू 100, 5% का आएगा, लेकिन दिस इज जस्ट एन अजम्पशन। ओरिजिनल रेट कितना होगा आपका, जो ओरिजिनल रेट होगा उसका बाई 4 करके हमने ये सारा प्रोसेस लिया है, तब जाके 5% आया है। तो अगर मुझे ओरिजिनल रेट चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, अभी जो मेरा रेट आया उसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 इंटू 4 माई आंसर विल बी 20%। इज इट क्लियर? तो 5 इंटू 4 माई आंसर विल बी 20%। जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज जस्ट एन assumption एंड वी नीड द ओरिजिनल वैल्यूज। क्लियर है? अगर इतना तक आपका क्लियर होगा तो हमने लगभग क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, जितने भी दिन, जितने महीने, जितने साल, रेट निकालना, टाइम निकालना, इंटरेस्ट निकालना, अमाउंट निकालना, प्रिंसिपल निकालना, सब कुछ आपको लगभग सिखा दिया है। अब चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की, और जो कि कॉन्सेप्ट्स आपको काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला कॉन्सेप्ट यहां पे हमें देखने के लिए मिला, ए सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज इतना इन 3 years एंड रुपीज इतना इन 2 years। द रेट ऑफ एन इंटरेस्ट पर, मतलब वो सम जो है वो 3 इयर्स में बन जाता है
10648 और 2 इयर्स में वो बन जाता है 9680। कितने का सम मुझे पता नहीं, शायद प्रिंसिपल का सम। कितने टाइम में, टाइम तो रेस्पेक्टिव गिवन है, कितना आर वो भी मुझे पता नहीं। तो मुझे अगर कंपाउंड अमाउंट दोनों जगह, मतलब सी ए कंपाउंड अमाउंट पहला अमाउंट दूसरा अमाउंट गिवन है ना, तो इसको अगर मैं फॉर्मूला के बेस्ड, बच्चे बोलते हैं कि सर फॉर्मूला में क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, क्यों नहीं आएगा? हर एक क्वेश्चन का आंसर आएगा। जैसे कि इसका अगर मैं आपको फॉर्मूला यूज करना सिखा दूं, तो अगर मैंने पी प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट में, कितने साल के लिए? 3 इयर्स के लिए, तो मुझे अमाउंट कितना मिलेगा? 10648। फॉर्मूला भूल गए इतने जल्दी? इतना घुस गए आप बेस के अंदर की फॉर्मूला ही बेसिक भूल गए, इतना भूलिए मत। तो यहां पे नेक्स्ट हम बात करते हैं वही पी को, वही आर, लेकिन 2 साल में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 9680। जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन। सर हाउ? जस्ट डिवाइड दिस इक्वेशन विथ दिस, मतलब मैं अगर इसको इससे डिवाइड करूंगा तो इनके बीच में रेशियो जो होगा, इनके बीच में भी तो रेशियो वही होगा, लेकिन फायदा क्या मिलेगा? पी के साथ पी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर मान लीजिए टोटल टर्म आपका एक्स का क्यूब है और नीचे टोटल टर्म आपका एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स के क्यूब से अगर मैं एक्स का स्क्वायर डिवाइड कर दूं तो रहेगा ऊपर एक्स, एक्स मतलब सिर्फ रहेगा 1 प्लस आर बाई 100, और यहां पे रहेगा कितना? 10648 डिवाइडेड बाई 9680। ये +1 इधर आने से -1 हो जाएगा। जब -1 हो जाएगा तो ये 9680 माइनस होगा इससे, तो 10648 से माइनस अगर मैं करूंगा तो रहेगा कितना? 8। ये रहेगा आपका कितना हो गया? ये 9 आने से 6, ये हो गया आपका कितना? 9, और यहां पे डिवाइड होगा कितना? 9680, और रहा यहां पे कितना? r बाई 100। तो मैंने इसको कैंसिल किया 10 से, इसको कैंसिल किया 0, तो r बाई 10 अगर बराबर 1 होगा तो r बराबर आपका कितना आ गया? 10%। बट दिस इज लेंथी मेथड। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, जो कि स्टार्टिंग में अभी पूरा रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, जो लास्ट पार्ट थर्ड पॉइंट मैंने कहा कि इस साल का जो इंटरेस्ट टोटल आ रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है भाई? पिछले साल के टोटल अमाउंट के ऊपर आ रहा है। मतलब मैं बात ये कर रहा हूं कि 2 साल में आपको कुल मिला के 9680 मिल रहा है, लेकिन थर्ड ईयर के लिए आपको मिल रहा है 10648। तो इतने से इतना मतलब कितना एक्स्ट्रा मिला? ये डिफरेंस हमने अभी निकाला था, 968 का डिफरेंस मिला। ये जो 968 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ रहा है वो डेफिनेटली इसका जस्ट प्रीसीडिंग ईयर यानी कि सेकंड ईयर का अमाउंट के ऊपर आया होगा। मतलब 968 का इंटरेस्ट 9680 के ऊपर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है? ये इंटरेस्ट इसका कितना परसेंट है? तो कैसे निकालते हैं? 968 बाई 9680 इंटू 100। तो 0 के साथ 0, 968 तो आंसर कितना आ गया? 10%। सर बढ़िया मेथड रखते हैं, घटिया मेथड बताते हैं क्या? लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि भैया कि अगर ये 2 साल 3 साल दिया तो ये डिफरेंस डेफिनेटली इसके ऊपर आया होगा, लेकिन अगर मैं 3 साल की जगह यहां पे 4 साल दे देता तो ये 968 2 साल के लिए आया, तो 1 साल के लिए सर डिवाइड कर देंगे ना बाई 2 से, बढ़िया हो जाएगा। अरे भाई ये सिंपल इंटरेस्ट चलता तब होता कि हर साल इंटरेस्ट सेम रहता, लेकिन कंपाउंड में हर साल इंटरेस्ट वैरी करता है। स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर किए, तो अगर 2 साल वाला कंडीशन दे देता तो ये लॉजिक से आप निकाल नहीं सकते, लेकिन इसमें निकाल सकते हैं। कैसे? यहां पे अगर 4 साल देता तो यहां पे डिवाइड बाई 4 होता, x⁴ बाई एक्स स्क्वायर, यहां पे इसका क्या रहता? स्क्वायर रहता। ये अगर स्क्वायर है तो डेफिनेटली ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा ही होगा। चेक करके आप पूरा सॉल्व करके r का वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी कैन डायरेक्टली गेट एनी आंसर। ठीक है, तो यहां पे ये अभी नेक्स्ट सवाल आपके सामने बहुत ही दिलचस्पी वाला सवाल है। इसको मैं समझाने के लिए थोड़ा टाइम लूंगा, पूरा लॉजिक आपका क्लियर करूंगा। लॉजिक पूरा क्लियर करने के बाद ही मैं आगे बहुत सारे इसी रिलेटेड लॉजिकल सवाल आपको सॉल्व करके एंड करूंगा सेशन। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी बाकी है। ठीक है, ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 8 इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स विल इट अमाउंट टू 243 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। मतलब एक सम है जो कि ट्रिपल हो जा रहा है, ट्रिपल हो जा रहा है मतलब सपोज ये रहा मेरा सम, वो सम ट्रिपल हो जा रहा है मतलब 3 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, और 3 टाइम्स होने के लिए वो कितना ईयर ले रहा है? 8 इयर्स ले रहा है। यही तो है क्वेश्चन। तो वो बोल रहा है कि इन हाउ मेनी इयर्स विल इट अमाउंट टू 243 टाइम्स। वही सम 243 टाइम्स होने के लिए, 243 टाइम्स होने के लिए कितना टाइम लेगा? यही है सवाल। सबके दिमाग में ठुस गया अच्छे से। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक लॉजिकल बताता हूं, लॉजिकल बात बताता हूं। फिर हेराफेरी का मूवी देखे होंगे, यही एग्जाम्पल मैं हमेशा 3 साल से लेते आ रहा हूं, आज भी लूंगा। पढ़ाने का तरीका अब भी चेंज नहीं हुआ। चीज यही है कि कंडीशन की अगर हम हेराफेरी की बात करें, वो जो 21 दिन में पैसे डबल होता है ना, वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर मान लीजिए आप उसी स्कीम में इन्वेस्ट किए, 21 दिन में पैसे डबल, तो स्टार्टिंग में आपने सपोज 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, तो 21 दिन के बाद आपको कितना मिलेगा? 200। लेकिन आप 200 नहीं लेके आए, बोले कि और 21 दिन के लिए चला दो भाई, तो और 21 दिन में वो कितना हो जाएगा? 400, क्योंकि स्कीम तो वही है ना, 21 दिन में डबल। और 21 दिन में
8 गुना मतलब 800, और 21 दिन में 1600, मतलब हर 21 दिन में वो डबल 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 होता जाएगा। सेम कंडीशन यहीं पे नहीं है, हर 8 इयर्स में वो ट्रिपल होता जाएगा। तो मान लीजिए अगर मैं एक सम दूंगा x, तो वो पहले 8 इयर्स में वो कितना हो जाएगा, ट्रिपल, यानी कि 3x, और 8 इयर्स अगर रखूंगा तो और ट्रिपल हो जाएगा 9x, 3x का 3 टाइम्स ना, और 8 इयर्स अगर रखूंगा तो 9 का ट्रिपल 27x, और 8 इयर्स रखूंगा तो 81x, और 8 इयर्स रखूंगा तो 243x। तो यानी कि x बन गया 243x, मतलब 243 टाइम्स बन चुका है। और टाइम कितना लगा, 8 + 8 16 + 8 24 + 8 32 + 8 40 ईयर्स, 40 ईयर्स आपको लग गए कितने होने के लिए, 243 टाइम्स होने के लिए। बट दिस वाज द लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। बट इसका भी कुछ ट्रिक है, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बताने के लिए राजी हूं। वो ट्रिक ये है, 3 टाइम्स दिखा, 243 टाइम्स दिखा। तो मुझे बताइए 3 और 243 में पावर का रिलेशन क्या है। जैसे भी जब भी इस तरह के अजीबोगरीब सवाल दिखे ना, अब बस पावर पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि पावर कहां पे रहता है, 1 + हो r/100 टू द पावर t, वही गेम करता है हमेशा। यहां पे चीज पे पावर मैटर करता है। हम स्क्वायर क्यों करते हैं भाई, हम क्यूब रूट क्यों करते हैं भाई, सारे के सारे लॉजिक यही टाइम के ऊपर है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो टाइम्स हो रहे हैं, एक हो रहा है आपका 3 टाइम्स, एक हो रहा है आपका 243 टाइम्स, तो वो टाइम्स में कितने पावर का रिलेशन है। तो मुझे इतना बताइए कि 3 का कौन सा पावर 243 होता है। सर 3 का 5th पावर 243 होता है। ये मैंने सर्ट्स और इंडिसेस में अच्छे से समझाया है। सारी चीजें आपके कंप्लीट करने के बाद ही हम पहुंच रहे हैं यहां तक। ठीक है, तो 3 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 243 होता है। वेरी गुड। तो अब मुझे बताइए इसका मीनिंग क्या है, मतलब हर ट्रिपल होने के लिए मुझे 8 साल लगता है, लेकिन 243 होने के लिए ट्रिपल कितने बार होना पड़ेगा, 5 बार ट्रिपल होगा, तभी जाकर मैं 243 पहुंचूंगा। 5 बार ट्रिपल होगा। एक बार ट्रिपल होने के लिए अगर 8 इयर्स लग रहा है, तो 5 बार ट्रिपल होने के लिए 8 × 5 40 इयर्स लग जाएगा। इज इट क्लियर? बहुत लोगों का क्लियर हुआ होगा, बहुत लोगों का क्लियर नहीं होगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। डबल होने के लिए, डबल मतलब 2 टाइम्स, डबल होने के लिए 9 इयर्स ले रहा है। कितना इयर्स ले रहा है, 9 इयर्स ले रहा है। तो सवाल ये पूछ रहा हूं कि 128 टाइम्स होने के लिए कितना साल लगेगा। तो ये रहा टाइम्स, ये रहा टाइम्स। टाइम्स का पावर देखना है तो 2 टू दी पावर 7 इज इक्वल टू 128। सर्ट्स में हमने आपको रट्टा भी मरवाया था। तो 2 टू दी पावर 7 का 128 हो रहा है, मतलब 2 टाइम्स, जब 7 टाइम्स मतलब डबल जब 7 टाइम्स होगा तभी मैं 128 टाइम्स तक पहुंचूंगा। एक बार डबल होने के लिए 9 इयर्स ले रहा है, एक बार डबल होने के लिए 9 इयर्स ले रहा है, तो 7 टाइम्स डबल होने के लिए 9 × 7 63 इयर्स लेना कंपलसरी है। अगर ये चीजें दोनों क्लियर है, अब मैं चलता हूं कि आपके जो खुराफाती सवाल हमेशा आते हैं ना, सर यहां पे तो पावर है 2 का पावर 128 है, अगर पावर नहीं रहा तो आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। मैं चैलेंजेस बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करता हूं। आपके हर तरह के क्वेश्चन, जो भी डाउट है, सब कुछ इस सेशन में एंड करूंगा, तभी जाके मेरा 1 वीडियो 1 सेशन वाला मोटो पूरा होगा। और हां, अगर पसंद आ रहा है सेशन तो डेफिनेटली लाइक करते जाइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इफ अ सडन सम ऑफ मनी बिकम्स इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 27 ईयर्स, मतलब 64 टाइम्स होने के लिए वो कितना ईयर्स ले रहा है, 27 ईयर्स ले रहा है। तो इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 512 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, तो वो 512 टाइम्स होने के लिए कितना ईयर लेगा। सर आप फंस चुके हैं, क्योंकि 64 का कोई भी पावर हमें पता नहीं है, 512 होगा। लेकिन पावर का गेम है, हमने बताया था, क्योंकि टी पावर में बैठा हुआ है। तो अगर टी पावर में बैठा हुआ है तो मैं इनके बेस ढूंढूंगा। 64 और 512 किसके पावर में है, 2 के भी है, लेकिन थोड़े बड़े नंबर लीजिए ना। 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512। क्लियर है? तो बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि 512 टाइम्स अगर मैं 64 टाइम्स करना चाहता हूं, तो मुझे पता है कि 8 टाइम्स अगर 2 बार होगा, 8 टाइम्स तब जाके 64 टाइम्स होगा। क्लियर है? तो 8 टाइम्स 2 बार होने के लिए मुझे 27 इयर्स लग रहा है। मुझे वही 8 टाइम्स को 3 बार करना है, तो कितना साल लगेगा। अब मुझे बताइए कि 2 पार्ट का वैल्यू, मतलब 8 टाइम्स 2 टाइम्स होने के लिए अगर 27 इयर्स लेगा, 8 टाइम्स होने से 512 होता है ना, तो 3 टाइम्स होने के लिए कितना साल लेगा, 27/2 × 3। तो ये हो गया आपका 54
54 हो रहा है ना, सॉरी, ये हो गया आपका 81 में दुगना कर दिया, 81/2 यानी कि 40.5 ईयर्स या फिर 40 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, जो भी आप कह सकते हैं, उसी तरह से आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर है मेरे ख्याल से ये सारा कॉन्सेप्ट। इसको अगर आप थोड़ा और तोड़ना चाहते हैं तो मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए कि 8 टाइम्स 2 बार मतलब 8 टाइम्स इंटू 8 टाइम्स होने से 64 ईयर्स मतलब 64 टाइम्स होगा। देख लीजिए ना, इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, क्यों एक चीज छोड़ेंगे अच्छे से। अब देखिए ये टोटल 27 मतलब एक बार 8 टाइम्स होने के लिए 27 का आधा 13.5 और एक बार होने के लिए 13.5, तभी तो जोड़ूंगा तो 27 आएगा ना, 27 ईयर्स। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट जो बताया था। लेकिन मुझे 512 टाइम्स करना है। 512 मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 करना है। हर एक बार 8 होने के लिए 13.5 ईयर्स तो लगना कंफर्म है। तो 3 बार अगर मैं इनको ऐड करूं या फिर 3 से मल्टीप्लाई करूं, 13 13 13 39.5 1.5 39.1.5 40.5 ईयर्स आपके लग जाएंगे। इज इट क्लियर? तो इधर भी कीजिए, ऐसा कीजिए, जैसे कीजिए तैसे कीजिए, आंसर आएगा। अब चलते हैं आपको लेके एक बहुत ही कठिन सवाल पे, और इसका लास्ट सेकंड वाला शायद लास्ट होगा। हाँ बिल्कुल। अरे भाई बहुत सारे क्वेश्चन है क्या हमने रख दिए? नहीं, और भी है सवाल, करके जाइए। अच्छा है सेशन, पूरा इसी में एंड करेंगे, कहे थे तो करके ही जाएंगे। आप पार्ट पार्ट करके देखिए, जो कीजिए आपकी मर्जी, हमारा काम है कंटेंट प्रोवाइड करना। If a certain sum of money amounts to rupees 4900 in 4 years and rupees 7350 in 8 years compounded annually, then in 12 years it will become how much? मतलब एक सम है, पता नहीं, लेकिन वो सम जो है वो कितना बन जाता है? वो 4900, वही कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे, और कितने साल में? 4 इयर्स में बन जाता है। ठीक है, तो और वो बोल रहा है कि एंड रुपीज 7350, वही सम 7350 बन जाता है। एंड लगाए मतलब वही सर्टन सम को ही रेफर कर रहा है, रीजनिंग पढ़िए। ठीक है, और 7350 होने के लिए 8 इयर्स लग जा रहा है, मतलब स्टार्टिंग से 8 इयर्स लग जा रहा है इतना बनने के लिए। अरे स्टार्टिंग से 8 इयर्स, तो इसके बाद और 4 साल लग रहा होगा। मुझे इसी गैप के ऊपर फोकस करना है, मुझे स्टार्टिंग से कोई मतलब नहीं। मतलब मुझे ये पता है कि 4 साल में इतना होगा और 4 साल में इतना होगा। तो वो बोल रहा है कि देन इन 12 इयर्स इट विल बिकम हाउ मच टाइम? 12 साल में वो कितना होगा? तो अब स्टार्टिंग से 12 साल की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी 4 4 8, मतलब इसके बाद और 4 साल के लिए मुझे बात देखना है। तो बस यही मुझे करना है, बस यहां पे देखना है कि 4 साल में वो कितने टाइम्स हो रहा है। 4 साल में वो कितने टाइम्स हो रहा है। सर ये कितना टाइम्स हो रहा है वो कैसे निकालेंगे? अब देखिए ये यहां से कितना है, ये तो अननोन है, लेकिन 4900 4 साल में 7350 बन जा रहा है, मतलब कितने टाइम्स हो रहा है? सर ये भी तो कैंसिल तो नहीं हो रहे, हम क्या बताएंगे? अरे भैया जब हम पूछते हैं 100 200 बन जाता है तो सबके मुंह में एक ही आंसर आता है कि 2 टाइम्स हो गया। अगर मैं बोलूं 33, डिफिकल्ट भी बोलूं 99 हो रहा है, तो आप सबके मुंह में आ जाएगा कि सर 3 टाइम्स हुआ। ये कैसे? अरे भाई 100 200 हुआ तो 2 टाइम्स कहां से आया? 200/100, ये कितना हो गया? 2। अगर 33 99 बना तो 3 टाइम्स कहां से आया? 99/33, ये भी हो गया आपका 3। तो सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि 49007350 बना तो कितने टाइम्स बना? कितने टाइम्स बना? 7350, बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड कर दीजिए। अब 0 के साथ 0, 5 में अगर मैं कैंसिल करूंगा 147, 5 में अगर मैं कैंसिल करूंगा डबल कर दूंगा 98। अब अगर मैं कैंसिल करूंगा, दोनों 7 में जा रहे हैं ना, 7 में 7 21 जा, 7 यहां पे कितना जा? 14 जा। अब 7 में फिर से जाएगा तो 3, ये हो गया 2। तो कितने टाइम्स हो रहा है? 3/2 टाइम्स हो रहा है। मतलब हर 4 इयर्स में, एवरी 4 इयर्स में, वहां पे जैसे 8 टाइम्स 7 टाइम्स 9 टाइम्स दे रहा था ना, यहां पे ईच 4 इयर्स में ये 3/2 टाइम्स यानी कि 1.5 टाइम्स, जो भी आप समझना चाहिए, 1.5 गुना हो रहा है। तो हर 4 साल में 1.5 गुना हो रहा है या फिर 3/2 टाइम्स हो रहा है। तो मुझे स्टार्टिंग से 12 साल के बाद चाहिए था, मतलब यहां से ये ऑलरेडी 8 इयर्स में बैठा हुआ है, तो 8 के बाद मुझे और 4 साल के बाद देखना है। हर 4 साल में अगर 3/2 टाइम्स हो रहा है तो यहां पे मुझे सिर्फ और सिर्फ 3/2 मल्टीप्लाई कर देना है एंड आई विल गेट माई आंसर। जो भी आपका आंसर आएगा मैं कर लेता हूं एक बार। तो 2 में मैंने कैंसिल किया, 3, ये हो गया आपका 6, और मूड नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये कितना हो गया भाई? देखा, 3 हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया 15, तो ये हो गया 7, ये हो गया आपका 5। डायरेक्ट मल्टीप्लाई और वैदिक में डालते हैं। 5 3 15 1 7 3 21 2, ये हो गया 22, 6 3 18 2 3 3 9 9 2 11। देख लीजिएगा कि आंसर इतना, मल्टीप्लाई में अगर गलती हुआ होगा तो माफ कर दीजिएगा। ठीक है, और चेक करने के लिए मूड नहीं है, मुझे बस लॉजिक समझाना है। एक और पार्ट यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं कि अगर आपको स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल पूछता तो मुझे ये पता है कि 4 साल में 3/2 टाइम्स हो रहा है, तो ये स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल था वो 3/2 टाइम्स होके
कितना बना होगा। तो अब मुझे x का वैल्यू क्या होगा, ये 3/2 इधर रेसिप्रोकेट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3, आप कैंसिल करके आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो डेसिमल में आएगा, इसीलिए वो क्वेश्चन पॉसिबल नहीं था। क्लियर है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में फिट हो चुका है। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुका है, बस अपना दिमाग लगाइए, आप ज्यादा मत सोचिए, आप अपना बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि सर जो बोल रहे हैं क्या उसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन के लैंग्वेज जो चेंज हो रहे हैं, क्या कुछ वही लॉजिक यूज हो रहा है या कुछ नया नया हमेशा यूज करना पड़ रहा है। ₹2700 becomes ₹4800 at a certain rate of interest compounded annually in 3 years, मतलब 2700 वो बन जा रहा है आपका 4800 और कितने साल में, 3 इयर्स में। क्लियर है, तो वो बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 4.5। अब देखिए, मैं स्टार्टिंग से आपको रिवाइंड करके अगर आप देखना चाहें तो देख लेंगे। स्टार्टिंग वाला जो सवाल था हमारा, वो स्टार्टिंग वाले सवाल में हमने क्या दिया था, 8 साल में आपका हो रहा था 3 गुना, याद है, 8 इयर्स 8 इयर्स 8 इयर्स, स्पैन फिक्स रह रहा था। क्लियर। सेकंड जो क्वेश्चन हमने वहीं से आपको एक हिंट की तरह दिया कि दुगना हो रहा है आपका 9 साल में, तो 9 साल 9 साल 9 साल हमेशा स्पैन फिक्स रहा था। अब इसका पिछला वाला जो क्वेश्चन हमने आपको अभी एग्जांपल के तौर पे दिया, वहां पे भी आपके 4 साल 4 साल 4 साल, मतलब स्पैन आपका फिक्स रह रहा है। लेकिन जब वो बोल रहा है कि 2700 रुपए 4800 बनने 3 साल में, तो वही 2700 रुपए 4.5 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो इसके नेक्स्ट वाला स्पैन आपका 1.5 ईयर्स का रहा। लेकिन ये स्पैन आपका फिक्स्ड नहीं है, तो ये स्पैन अगर आपका फिक्स नहीं है तो आपको करना क्या है, दिमाग बस नंबर्स के ऊपर, कंपाउंड इंटरेस्ट को भूल जाइए, सिंपल नंबर्स के ऊपर रखिए दिमाग। तो मुझे स्पैन को फिक्स्ड करना है। क्या स्पैन को फिक्स कर सकते हैं, क्या 3 को मैं 1.5 के स्पैन में बांट सकता हूं, बिल्कुल बांट सकता हूं। तो मैंने क्या किया, 2700 जो है वो 1.5 साल में कुछ हुआ होगा और वो सम 1.5 साल में और कुछ हुआ होगा, तभी जाके 1.5 + 1.5 टोटल 3 साल में यहां तक पहुंचाऊंगा ना। बस नंबर के साथ गेम करना सीखिए, ठीक है। अब मुझे इतना बताइए कि 1.5 साल में वो कितना टाइम्स हो रहा है। वहां पे मुझे पता था कि ये और इससे डिवाइड कर रहा था, लेकिन यहां पे कंसेक्यूटिव नंबर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये अननोन है मेरा। क्लियर है, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, बस इतना दिमाग पे लगा सकता हूं कि सपोज 1.5 ईयर्स में x टाइम्स हुआ होगा, 1.5 ईयर्स में x टाइम्स हुआ होगा, तो जब मैं 1.5 और 1.5 में और x टाइम्स हुआ होगा। क्लियर है, तो 2700 जो है वो पहले 1.5 ईयर्स में x टाइम्स हुआ होगा और 1.5 ईयर्स में x टाइम्स हुआ होगा, और 3 साल में टोटल कितना बन गया होगा, 4800। तो यहां से मैं x जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, x जो नंबर ऑफ टाइम्स हमने लिया ना, वो निकाल सकता हूं। कैसे, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, यहां पे अगर मैं देखूं तो 4800, यहां पे हो गया 2700, 3 में कैंसिल करने से 16/9, अगर मैं रूट ओवर कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 4/3, तो x का वैल्यू आ गया आपका 4/3, काम खत्म। मतलब हर 1.5 साल में 4.5 गुना हो रहा है, सॉरी 4/3 टाइम्स हो रहा है। तो मतलब अगर ये इस बीच वाला नंबर भी 1.5 साल में कितना पूछता, तो मैं सिर्फ 4/3 मल्टीप्लाई करके ये नंबर पूछ सकता था, निकाल सकता था। लेकिन वो स्टार्टिंग से 4.5 साल के बाद की बात कर रहा है। 4.5 मतलब यहां तक मैं 3 साल तक पहुंच चुका हूं, और 1.5 साल मतलब 1.5 साल में 4/3 टाइम्स हो रहा है, क्योंकि 1.5 में x टाइम और x का वैल्यू 4/3, तो यहां पे मेरा क्लियरली कितना हुआ होगा, 4/3 टाइम्स हुआ होगा। इसको आप जब खुद पढ़ लेंगे ना, बहुत आसान बन जाएगा, समझा रहे हैं इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है। 3 में कैंसिल किया 1600, 16 × 4 64 में 2 0, आंसर कितना आ गया, 6400। इज इट क्लियर। लास्ट एक और सवाल बना के देते हैं आपको, तभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो बोल रहा है कि ₹3200 becomes ₹4000 at a certain rate of interest compounded annually in 1.5 years। मतलब 3200 जो है वो 1.5 ईयर्स में बन जाता है 4000। बस आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और नहीं पढ़ा रहा हूं, वो नंबर्स के साथ गेम करना सिखा रहा हूं, ठीक है। 1.5 ईयर्स में इतना बन जाता है। देन इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में, दूसरा नंबर दे दिया। हर तरह का सवाल मैंने सॉल्व करवा दिया, हर तरह का। 12800 12500 बन जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा। ₹3200 becomes ₹4000 in 1.5 years। Then in how many years? ₹12,800 will amount to ये गलत है, ₹25,000, ठीक है, ₹25,000 at the same rate of interest compounded annually। तो कितने वक्त में ये बन जाएगा। अब देखिए, इतना तो मुझे कॉन्फर्म है कि 1.5 का कोई मल्टीपल आ रहा होगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है और हम पता है कि स्पैन हमेशा हमें फिक्स्ड करने हैं। तो स्पैन फिक्स्ड करने के लिए मैंने बस आपको इतना पूछा कि 1.5 ईयर्स में कितने टाइम्स हो रहा है। तो कितना टाइम्स हो रहा है करके आपको क्या करना है, बड़े नंबर को छोटे नंबर के साथ डिवाइड करना है। क्लियर है, तो 0000 8 में कैंसिल किया तो 5/4। भाई हर 1.5 साल में 5/4 टाइम्स होना कंफर्म है। तो यहां पे मुझे देखना है कि ये जो है ये कितने
कितने टाइम्स, ओवरऑल कितने टाइम्स हुआ है, मतलब टोटल कितने टाइम्स हुआ है। तो बस इतना बताइए कि ये जो यहां से यहां तक पहुंचा है वो कितना टाइम्स हुआ है। तो नंबर ऑफ टाइम्स जो हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ टाइम्स निकालेंगे कैसे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड कर दिया। तो यहां पे मैं 0000 कैंसिल किया, 2 में कैंसिल करने से 125, 2 में कैंसिल करने से 64, तो 125/64। मतलब मुझे इतना पता चल चुका है कि इधर से इधर आने के लिए 125/64 टाइम्स उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि 1.5 ईयर्स में 5/4 टाइम्स हो रहा है। तो क्या 5/4 का किसी भी तरह के रिलेशन 1/25/64 में रह रहा है? बिल्कुल रह रहा है। क्या कि 5/4 का क्यूब है 125/64, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4 अगर मैं करूं तब जाके यहां पे पहुंचूंगा 125/64। मतलब 125/64 टाइम्स होने के लिए मुझे 5/4 टाइम्स कितने बार करना पड़ा? 3 बार करना पड़ा। और एक बार 5/4 टाइम्स होने के लिए आपको कितना साल लग रहा है? 1.5 साल लग रहा है। तो 3 बार अगर आप 5/4 टाइम्स करेंगे तो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 आपको कितना साल लगेगा? 4.5 साल लगेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा इस तरीके जाने के लिए? 4.5 ईयर्स। मैंने पूरा कोशिश किया जो अपना खुद का कॉन्सेप्ट है आपको झोंकने के लिए। आप अगर समझ में आ चुका है सब कुछ, एक बढ़िया सा आसान सा सवाल जो कि बस एक ट्रिब्यूट की तरह है, ये सवाल का जवाब आप हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना मेहनत से, मतलब नॉन स्टॉप सेशन, कहीं पे कोई रेस्ट कोई कुछ नहीं था, तो एक नॉन स्टॉप सेशन हमने लिया मैराथन की तरह, और ये सवाल का जवाब हम एक्सपेक्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ आपसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें बताएंगे कि सेशन कैसा था। वाकई में आपको कई जगह प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत ही नए चीजें आपको मैंने सिखाया है, अगर कुछ भी आपके प्रॉब्लम्स रहे तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे बताइए, हम उसको कमेंट करके आंसर देंगे। और अगर आपको लग रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा खत्म हो गया तो सही सोच रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के दिमाग में हो रहा है सर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, वो अलग सेशन है, क्योंकि यहां पे मैंने पूरा स्टार्टिंग में कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट ही क्लियर करूंगा। और नेक्स्ट सेशन जो आ रहा है वो स्पेशल सेशन है, दैट विल बी ऑन स्पेशल सेशन ऑन कंबाइंड मिक्स्ड क्वेश्चंस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो ईगरली आप उसका वेट कीजिए, एक दिन में वो भी हम कोशिश कर रहे हैं एग्जाम से पहले आपको दे देने के लिए। तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, इससे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की सारी चीजें क्लियर हो गए होंगे। आप बस अपने क्वेश्चंस को टेक्स्ट बुक हो या फिर जो भी पीडीएफ हो जहां से भी उठा के करना शुरू कर दीजिए। जो भी आपके डाउट्स छोटे छोटे जो भी रहे कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। तो बस उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो डेफिनेटली इसको एक थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि हाँ अच्छे अच्छे कंटेंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ताकि जो भी सवाल हम करवा रहे हैं उसके पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर सके, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी तरह से हो सके। बस यही करके अलविदा लेना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी से चल रही हो। जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए कैरियर डिफाइनर। तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।